संवेदनशीलताओं के माध्यम से, उनकी प्रासंगिक पौराणिकताओं के माध्यम से आप सभी के मन मस्तिष्क पे एक विशेष कलुषित रहित व्यथा को आप सभी के सामने प्रयोजित किया है। ये व्यथाएं न केवल एक योग शिक्षक की हैं, अपितु एक योग के एक छात्र की भी है। ये योग का छात्र कौन है? क्या वो शिक्षक जो हमेशा से शिक्षक ही रहा है, वो कभी छात्र रहा है? या वो छात्र जो सिर्फ आगे आने वाले समय में शिक्षक ही बनेगा? इन तमाम विभूतियों को लेके आज का योग मंथन कार्यक्रम आप सभी के बीच में प्रायोजित है। आज हमारे साथ में हमारे पैनल मेंबर के तौर पे विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे, जिसमें से बहुत सारे आज हमारे साथ में छात्र भी हैं जो योग से संबंधित आपके बीच से निकल के आए हैं और इस योग्य खुद को बनाया है कि वो आज आपसे मुखातिब होंगे। आप इस लाइव कार्यक्रम के द्वारा अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को जरूर पढ़ेंगे, जरूर प्रयास करेंगे कि पैनलिस्टों के द्वारा आपके उत्तर को आप तक पहुंचाया जाए। अभी तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज जो लोग हमारे साथ में हैं, ये बहुत हद तक आपके ही बीच के छात्र हैं। आज हमारे साथ में 2 मुख्य अतिथि भी रहेंगे, जिसमें से योग शिक्षक संघ के ही इस समय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो हैं, नवीन कुमार जी हैं। साथ में हमारे एक मुखर वक्ता के तौर पे जाने जाने वाले प्रशांत जी भी हमारे साथ में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त में हमारे साथ में है लखनऊ से अर्चना पटेल जी। बहुत-बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। साथ में है हमारे साथ में शिवम तोमर जी, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ में हमारे साथ में वंदना गुप्ता जी हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ में हैं। प्रिया जी मध्य प्रदेश से हैं और अनुकृति शर्मा जी हैं। आप भी लखनऊ से ही हैं। इन तमाम विभूतियों के आज प्रेक्षिक प्रवेशन के द्वारा आप सभी तक उन विषयों को प्रेक्षित किया जाएगा जो हर एक योग छात्र, योग साधक के मन में रहता है। मेरा पहला प्रश्न जो एक सामान्य सा प्रक्रम लिए हुए है, वो योग गुरु प्रशांत शुक्ला से ही शुरू करेंगे। प्रशांत जी, जब हम बात करते हैं छात्रीय जीवन की, जब हम बात करते हैं एक ऐसा आयाम जहाँ पे आप योग शिक्षक भी हैं और योग के छात्र भी हैं और योग के साधक भी हैं। ऐसे में क्या-क्या कठिनाइयाँ एक शिक्षक और एक छात्र होने में आती हैं? सामान्य सा प्रश्न ये कि यदि एक स्टूडेंट यानी एक छात्र जब एक शिक्षक बनता है और वही शिक्षक जब छात्र रहता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कौन-सा जीवन ज़्यादा अच्छा है, कौन-सा जीवन ज़्यादा कठिन है? क्या अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है? प्रशांत जी। अनम्यूट कर लीजिए सर आप, म्यूटेड है। अच्छा, सभी को नमस्कार। मैं सभी को नमस्कार और त्योहारों की शुभकामनाएं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। शिक्षक और छात्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं कहना चाहूंगा कि छात्र है। छात्र का जो जीवन है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सीखने की जो कला है, मैं हमेशा से ये अपने गुरुजनों से भी सीखा हूँ कि सीखते जब तक रहेंगे तभी तक जिंदगी है, और जब तक सीखते हैं तभी आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ही विशेष आवश्यक है। और छात्रों के लिए एक विशेष अनुशासन की बात यह है कि उनको, तुलसीदास जी ने, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, तो तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु की बात को सर्वोपरि मानना एक छात्र के लिए अपने आप सब कुछ सीख जाने के लिए है। मतलब एक अगर उनको ट्रिक चाहिए कि कैसे हम कम समय में सब कुछ सीख लें, तो कहा जाता है श्रद्धा मानम लभते ज्ञानम। तो उनको गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और उनको गुरु के समीप, जैसा उपनिषद में वही कहा गया, उपनिषद का मीनिंग भी यही होता है कि गुरु के समीप बैठना। ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के समीप बैठना, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। प्रश्न उत्तरी करना, जिज्ञासा का समाधान करना, ये बहुत ही विशेष आवश्यक है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समर्पण की भावना से गुरु के समीप जाके जितना हो सके समय, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ये मैं बार बार उसको मेंशन कर रहा हूँ कि गुरु के समीप जाके अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करें, तभी गुरु शिष्य परंपरा का सही से पालन हो सकता है। जी बिल्कुल, आपका जवाब जो रहा है बहुत प्रासंगिक है। मैं तुरंत चलना चाहूंगा अपनी एक बहुत गुड़ प्रशिक्षिका एवं छात्रा वंदना गुप्ता जी के पास में। वंदना जी, एक छात्रीय जीवन में आपने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला होगा। उनमें से कुछ कठिनाइयां
जो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन योग से संबंधित सर्वाधिक कठिनाई क्या आती है जब एक नया छात्र योग की शिक्षा को लेना चाहता है, योग में आना चाहता है, योग चुनना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत प्रकार की व्यथाओं से व्यथित रहता है। इन व्यथाओं में, इन परेशानियों में एक छात्र क्या-क्या परेशानियां महसूस करता है जो अलग क्षेत्र से योग के क्षेत्र को चुनता है? वंदना गुप्ता जी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न ये किया। तो छात्र सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि छात्र रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, जैसे प्रशांत जी ने बोला है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक तरीके से चैलेंज है। हर कोई क्या करता है कि अगर छात्र का उसका खत्म हो गया, उसका जो दौरान है या उसकी जो एजुकेशन है कंप्लीट हो गई है, तो वो जल्दी से जल्दी शिक्षक बनना चाहता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ में, इस दौड़ को खाली शिक्षक बन के ही खत्म नहीं कर देना चाहिए। शिक्षक बन जाना दैट मीन्स ये नहीं है कि आपकी सारी आपकी योजना और जो आप सोच रहे हैं या आप जीवन में पाना चाह रहे हैं, वो आपकी खत्म हो गई है या सफल हो गए हैं आप। जब तक आप स्टूडेंट रहते हैं, रहते हैं, एक छात्र रहते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और तमाम उम्र मैं तो ये कहूँगी कि आपको एक छात्र ही रहना चाहिए। मुझे भी, मैं हर तरीके से बचपन से जैसे मैं पढ़ती आ रही हूँ, अलग-अलग मैंने स्ट्रीम्स में बहुत सब कुछ किया। मैंने आईआईएफटी से फैशन डिजाइनिंग भी की हुई है। मैं उस वाली स्ट्रीम में भी रह चुकी हूँ, मैं उसकी छात्र भी रह चुकी हूँ। आगे चल के उसके बाद मैंने फिर अपने गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों के साथ भी मैंने खुद भी शिक्षा ग्रहण की है, उनसे सीखा है। तो मैं तमाम उम्र मैं एक छात्र ही रही हूँ और अभी भी मैंने उसके बाद भी योग शिक्षा ग्रहण की और अब सिखाते-सिखाते भी मैं छात्र ही हूँ। मैंने कभी अपने आप को शिक्षक ना कभी समझा है, ना मैं कभी समझूंगी। और जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया कि जो शिक्षक इसमें बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? तो अब मैंने जैसे देखा है वो क्या मुश्किलें फेस करते हैं। सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये होता है कि हमें शिक्षक बनना है। अब शिक्षक बनना, शिक्षक की डेफिनेशन क्या है? कौन शिक्षक है? आप मुझे ये बताइए, शिक्षक है कौन? हमारे अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो हम हर दिन, हर रोज हम सीखते हैं। हमसे कितनी गलतियां होती है। अगर हम अपने आप को शिक्षक, अगर मैं भी अगर अपने आप को शिक्षक मानूं, तो रोज मुझसे कितनी गलतियां होती हैं। तो क्या मैं शिक्षक हूँ? लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ? मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं छात्र बनती हूँ, उसको समझती हूँ। The main thing is first you know the thing, then you see the thing, and then you understand and implement it. मेन थिंग इज इम्प्लीमेंट करना उस चीज को। तो जो छात्र आज की डेट में मैं देखती हूँ जो दिक्कत फेस करते हैं, वो इसी चीज पे फेस करते हैं कि उनका परसेप्शन ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले द थिंग इज टू चेंज द perception. The process of changing the perception is the main thing, जो हर किसी को उस चीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सबसे पहले अपना परसेप्शन चेंज करें। जो वो सीखना चाहते हैं सीखेंगे, तभी वो ठीक सीखेंगे जब वो खुद एक छात्र, अच्छे छात्र बनेंगे। हर किसी को, हर एक टीचर को भी अपने अंदर का छात्र जीवित रखना चाहिए। मैं बस यही कहूंगी। जी, जी, बहुत ही सारगर्भित उत्तर रहा आपका। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब हम बात करते हैं एक विशेष विधा की शिक्षा की, तो ऐसे में शिक्षक और छात्र 2 शब्द आते हैं, लेकिन इसी के समानांतर 2 और शब्द आते हैं। इन्हीं दोनों शब्दों के विषय में हम जानेंगे अनुकृति शर्मा जी से। अनुकृति जी, जब हम बात करते हैं शिक्षा और शिक्षक की, तो 2 शब्द पैरेलल में और चलते हैं, समानांतर में और 2 शब्द हमें प्रायोजित होते हुए मिलते हैं, शिक्षा और विद्या। क्या एक शिक्षा, योग की शिक्षा को आप एक प्रायोजित वे में लेना चाहेंगी या एक योग की विद्या को? यानी क्या डिफरेंस हम जाने योग की शिक्षा और योग की विद्या में? अंतर क्या है विद्या और शिक्षा में? अनुकृति जी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनुकृति अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। जी हाँ, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। जैसे आपने बोला, एक तो होती है लर्निंग जो हम किसी स्कूल में या कॉलेज में लेते हैं, और एक होती है एजुकेशन। लर्निंग भी नहीं बोलूंगी मैं बोलना चाहूंगी लिटरेसी, कि कोई इलिटरेट है, कोई लिटरेट है, तो योग के ही माध्यम से मान लीजिए
योग में कोई इलेक्ट्रिक हो सकता है या कोई लिटरेट हो सकता है। यानी कि अगर मैं योग में लिटरेट हूं तो मुझे योग के आसन के बारे में पता है, प्राणायाम के बारे में पता है, विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या थेरेपी कर सकते हैं, तो मुझ में योग की लिटरेसी है। बिल्कुल स्वाभाविक है और एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही जरूरी भी है। लेकिन उससे ज्यादा मेरा मानना है कि जो एक हमारी बेसिक ह्यूमन वैल्यू के ऊपर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और खूबसूरती ये है कि योग जो कि हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं योग शिक्षक संघ के माध्यम से, सबसे बड़ी योग की खूबसूरती ही है कि योग लिटरेसी से ज्यादा इस बेसिक ह्यूमन वैल्यू की एजुकेशन पे तवज्जो डालता है। यानी कि योग हमें खुद स्वयं पहले अच्छा इंसान बनना सिखाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर करुणा, हमारे अंदर दूसरे इंसान के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं कंपैशन होना किसी इंसान के लिए। हमें नहीं पता होता कि अब जैसे योग शिक्षक संघ में इस इतने बड़े परिवार में हम इतने सारे लोग जुड़े हैं, किसकी जर्नी जिंदगी में क्या है, कौन इंसान क्या देख के क्या सीख के उभरा है, हमें नहीं पता होता। तो योग स्वयं हम सबको सबसे पहले, आसन से पहले, प्राणायाम से पहले यही सिखाता है कि करुणा अपने दिल में लेके आओ, सामने वाले को समझो। यानी कि हमारे सामने अगर स्टूडेंट भी है तो हम पहले उसको समझें कि वो अपने जिंदगी में कौन से पड़ाव झेल झेल के आया है और वो स्टूडेंट स्वयं हमें खुद क्या सिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड जो ये एजुकेशन है, सबसे पहले तो योग हमें यही सिखाता है। उसके बाद सर मेरा मानना है कि एक बार वो बेसिक वैल्यूज हमारे अंदर आ जाएं, जो एक अच्छे मानव का प्रतीक होती हैं, वो वैल्यूज एक बार हमारे अंदर आ जाएं, तो लिटरेसी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। एक बार हम करुणामय बन जाएं, एक बार हम मेहनती बन जाएं, तो योगा आसन भी सीख जाएंगे, प्राणायाम भी सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन भी सीख जाएंगे, दूसरे को सिखाना भी सीख जाएंगे। और क्योंकि हम हमेशा हम्बल होंगे, हमारे अंदर जो ह्यूमिलिटी का भाव होती है, जैसे बोलते हैं, क्योंकि हम हम्बल हैं, जो कि फिर से हम एक छात्र के भांति हम्बल रहेंगे, हम जिंदगी भर स्वयं शिक्षक होने के साथ साथ विद्यार्थी भी बने रहेंगे। तो बेसिक ह्यूमन वैल्यू वाली एजुकेशन को मैं ज्यादा तवज्जो देती हूँ। लिटरेसी तो आ ही जाएगी सर, ये मेरा जी, मानना है। बहुत 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 ही सारगर्भित उत्तर रहा आपका। और वास्तव में हर वो व्यक्ति जो जीवन में कभी ना कभी शिक्षा और विद्या के अंतर को प्राप्त करने में असफल रहा है, वो वास्तव में ना कभी छात्र बन पाया है और ना कभी शिक्षक। यानी आपको शिक्षा सिर्फ एक डिग्री दिला सकती है और विद्या आपको एक नए स्तर तक पहुंचाती है। ये भूतपूर्व तात्पर्य होता है इन सारे व्यथनों का। जैसा अभी अनुकृति शर्मा ने एक विशेष बात कही, हर वो व्यक्ति जो जीवन में विभिन्न पड़ावों से गुजरा है, ऐसे में पड़ावों का क्या महत्व है। यानी जब आप जीवन में एक ऐसे समय में गुजरते हैं जब आप बहुत परेशान रहते हैं और उस परेशानी के बाद से आपके जीवन में योग आता है और वो योग आपको नए स्तर तक पहुंचा देता है। ये स्तर क्या है, कैसी होती है वो फीलिंग्स, जानेंगे अर्चना पटेल से। अर्चना जी, जब हम बात करते हैं एक विशेष पड़ाव की, इससे जब आपके जीवन में योग आता है, इसके बहुत पहले आपके जीवन में कुछ परेशानियां आई रहती हैं। उन परेशानियों से आप, जैसे ही आप योग के जीवन में, द वर्ल्ड ऑफ योगा जिसे हम कहते हैं, उस जीवन में जब आप प्रवेश करती हैं, तो आप तमाम परेशानियों से धीरे 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 करके उभरती चली जाती हैं। क्या होती है ये फीलिंग, कैसी होती है ये फीलिंग, एक छात्र के तौर पे आप कैसा महसूस करती हैं? अर्चना पटेल, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू शिवम सर, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि पहले तो मैं अपना एक पर्सनल ही एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि जैसे अनुकृति मैम अभी बोल रही थी कि हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है कि कोई बुरा, दो चीज होती है जीवन में, या तो सुख होता है या तो दुख होता है, या तो आप सुखी हैं या तो आप दुखी हैं। तो जब आप दुखी हैं तो आप किसी मानसिक बीमारी से गुजरेंगे, ये तो है ही जरूर। और जब मानसिक बीमारी से आप गुजरते हैं तो आप और भी बहुत सी बीमारियों से गुजरते हैं, क्योंकि जब मानसिक व्याधि होती है तभी शारीरिक व्याधि भी होती है। तो हम दोनों लेवल पे डाउन चले जाते हैं, बहुत ही नीचे। उसके बाद हम एक रास्ता निकालते हैं, या तो फिर हम उसमें चले जाते हैं या तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में वो एक रास्ता निकाला था, योग, इन चीजों से निकलने के लिए। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आज मेरी जो 3 साल पहले की जिंदगी थी वो
और आज में बहुत अंतर है। योग ने बिल्कुल सब कुछ बदल दिया है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो। सब तरीके से मैं एकदम स्वस्थ हूँ इस समय। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है मेरे संग, थोड़ा सा डर जाती हूँ सिचुएशंस में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। और अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो भी लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं या परेशान हैं, तो उन्हें योग में आना चाहिए। योग एक ऐसा साधन है जो आपको हर तरीके की बीमारी से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, सबसे बाहर निकालेगा। बहुत बहुत अच्छा विवेचन है अर्चना जी आपका। मित्रों, एक बात तो हमें इस मंथन के माध्यम से पता चलती ही रहती है, वो ये है कि यदि आप छात्र हैं, यदि आप शिक्षक हैं और यदि आप किसी अन्य क्षेत्र से हैं और आप योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, योग के समन्वित क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी मनसा। यानी आपका मनसा वाचा कर्मणा जो है, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के आधार पे आप अपने आप को प्रातिघातिक तौर पे योग में समन्वित कर सकते हैं। और ये समन्वय ना केवल आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, अपितु आपको एक उत्कृष्ट छात्र, उत्कृष्ट शिक्षक बनाता है। वे व्याधियों की बात कर रही थी अर्चना पटेल, एक विभिन्न व्याधि जो हर मस्तिष्क में आजकल कलुषित विवेचनाओं को जन्म दे रही है, राजनीति। या एक समय ऐसा हुआ करता था जिस समय हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने राजनीति को एक संकाय, एक छात्र, एक विज्ञान, एक कला के तौर पे देखा है। लेकिन आज योग एक कलात्मक रूप से एक वैज्ञानिकता की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे में राजनीति भी अपनी प्रबलताओं को प्रदर्शित कर रही है। मैं तुरंत चलूंगा शिवम तोमर की तरफ। शिवम जी, जब हम बात करते हैं योग में राजनीतिकरण की, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये योग के क्षेत्र के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? क्योंकि लॉक ने, हॉब्स ने, रूसो ने, मोंटेस्क्यू ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, सबने राजनीति को एक कलात्मक विज्ञान का दर्जा दिया। और ऐसे में योग जो है ये अपने आप में कलात्मक रहा है, एक अपने आप में फिलॉसफी रही है। तो क्या राजनीति, जो आज के समय की एक तरीके से व्यथित कर देने वाली राजनीति हो रही है योग में, क्या ये साथ चल पाएंगी? क्या योग और राजनीति साथ चल पाएगी? क्या योग का राजनीतिकरण संभव है? क्या योग और राजनीति में इतनी कलुषताएं प्रासंगिक है? शिवम तोमर जी। मुझे लग रहा है शिवम तोमर का इंटरनेट थोड़ा सा है। यही प्रश्न मैं प्रिया से करना चाहूंगा। प्रिया जी, जब हम बात करते हैं योग में राजनीति की, तो आपकी विचारणा क्या है इस विषय पे? क्या योग और राजनीति साथ साथ चल सकते हैं? क्या योग और राजनीति एक साथ चल सकते हैं? शिवम जी आ चुकी हैं क्या आप? मेरी आवाज सुन पा यस रही हैं? सर। हाँ जी जी, सर, मुझे अभी आ रही है। प्रश्न सुना आपने? हाँ सर, राजनीति और योग एक जी साथ जी। चल सकते हैं या नहीं? देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स किसी भी, जिस प्रकार से आजकल हो रही है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कंपटीशन चल गया है कि हर कोई भी बढ़ना नहीं चाहता, आगे बढ़ना किसी को नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना है, या फिर उसने ये किया और हमें उसने हमने कोई गलत काम किया है, हम अपने ऊपर ना देखकर दूसरे को ये दिखाते हैं कि इसने भी तो ये गलत काम किया था। तो वो आजकल पॉलिटिक्स में चल रहा है। तो पॉलिटिक्स में जब योग, एक तो मैं नहीं मानती कि पॉलिटिक्स में योग आना ही नहीं चाहिए, योग को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए नहीं है। वो एक इंसान पर काम करता है, और उसमें भी अगर हम राजनीति करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं योग को डाउनग्रेड कर देगा वो। तो इसलिए योग में तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि हम लोग इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, तो हर कोई मतलब, क्योंकि हमारी इंडियन कल्चर का ही एक पार्ट है योग, तो कहीं न कहीं आ तो रहा ही है, और सब लोग वही अपना वोट बैंक देखने के लिए कि वोट बैंक बढ़ेगा या नहीं, तो उसको थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से। पर मतलब है, राजनीति है जो योग पर की जा रही है, अगर उसको अच्छे भाव से, अच्छे ढंग से किया जाए, मतलब हर स्तर पे वो काम करे अच्छे से, जो भी आजकल जो भी एजेंडाज आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स है, कोई भी मतलब हम लोग प्लान्स बना रहे हैं कि हाँ, हम ये करेंगे योग में या ये करेंगे, तो अगर वो अच्छे स्तर पर हों और विदाउट करप्शन हो, तो ज़रूर हर किसी को लाभ होगा, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई छोटे, हर घर में टीवी है, और ज़्यादातर इन पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही चर्चाएँ होती हैं। अब ऐसे में अगर योग भी आ जाए, तो हर किसी को उसके बारे में भी पता चलेगा, और अगर उसको प्रमोट भी अच्छे से किया जाए, तो हर कोई इसको करना भी चाहेगा। तो अगर अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट को लें,
तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद भी हो सकता है। पर क्योंकि आजकल वही एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगा। योग का जो मतलब मेन मेन पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि उससे तो बचना चाहिए, पर अगर अच्छे एस्पेक्ट्स हैं तो जरूर मतलब सही रहेगा। जी जी, बिल्कुल वास्तविक उत्तर रहा आपका और बहुत ही सामाजिक उत्तर है। मित्रों, एक बात हमें ये समझना है कि आप किसी भी विषय को किसी भी विषय से जोड़ लीजिए, क्योंकि सारे आयाम एक बड़ा सा अगर 10 चक्के का ट्रक है, तो यदि उसका कोई चक्का थोड़ा सा पंचर भी हो जाता है, तो भी वो 9 चक्कों से काम चला लेगा। लेकिन यदि साइकिल है या मोटरसाइकिल है जिसके चक्के ही 2 हैं, तो उनमें से एक पंचर हुआ तो चल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही योग विषय है। योग अपने आप में एक समस्त संसार को लेके चल सकने वाली क्षमता का विषय है। यानी आपको ना केवल आपके जीवन से संबंधित चीजें बताएगा, अभी तो आपके परा भौतिक परा मस्तिष्कीय स्तर तक भी आपको समन्वित करा सकने की क्षमता योग के अंदर है। आप योग के समाजवाद की बात कर लीजिए, योग के राजनीतिकरण की बात कर लीजिए, योग के आर्थिकीकरण की बात कर लीजिए। योग का आर्थिकरण एक बहुत विशद विषय है, यानी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा की, तो हमें एक रिसर्च देखने को मिलती है कि आजकल योग में ब्रांडिंग बहुत होती चली जा रही है। यानी कोई रेगुलेशंस नियम ना होने के कारण से अर्थव्यवस्था पे बहुत बहुत कुठाराघात किया जा रहा है योग क्षेत्र के अध्यापकों द्वारा, या योग क्षेत्र के छात्रों द्वारा, या योग क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा, या फिर योग क्षेत्र के लाल फीताशाही के द्वारा। ये प्रश्न मैं प्रिया जी से पूछना चाहूंगा। प्रिया जी, जब हम बात करते हैं योग की अर्थव्यवस्था के विषय में, यानी यौगिक इकोनॉमी के विषय में, आजकल 4 बिलियन से ज्यादा की बड़ी इकोनॉमी यूएस में 2018-19 में दिया गया था उनके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में कि योगा के माध्यम से 4 बिलियन जो है वो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी है। इस समय भारत में भी लगभग संभवतः बहुत बड़ी मार्केट है जो योग को कवर कर रही है। ऐसे में कोई नियम का ना होना, क्या योग का आर्थिकीकरण यानी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो जाना, यानी साधना से निकल के आर्थिक परिवेश में पहुंचते जाना, योग के क्षेत्र के लिए अच्छा है, सुगध है, सुगम है, या फिर ये दुर्गम रास्ता प्रतीत है, योग के लिए कुठाराघात है, योग के लिए घातक विषय है? प्रिया जी। जी सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के एरा में, बिकॉज स्पेशली इन दिस ड्यूरेशन, एज इन कोविड ड्यूरेशन, योग का इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पता पड़ रहा है। एंड ये हमारे ट्रेडिशनल से निकल के आया है योग, एंड दूसरी कंट्रीज में लोग इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे इसको कंसिडर किया गया है। हाउएवर इंडिया में इसको इकोनॉमिकली इतना साउंड हमने अभी तक के नहीं रखा है, लेकिन लोग इसे जुड़ते चले जा रहे हैं। लॉ या फिर एक लाइन में ना होने के बावजूद भी अब लोग इसको कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बिल्कुल एक दिशा देने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में प्रॉपर जॉब, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है। तो हमें एक दिशा देने की बहुत जरूरत है। जैसे है गवर्नमेंट टीचर में गवर्नमेंट टीचर जरूरी होना चाहिए जिनको योग आता है। ऐसे हर में देखते हम कि आईटी सेक्टर में भी लेके आ रहे हैं योग को, कि अभी जैसे कोविड का टाइम था तो प्रॉपर चल रही है योग की, तो हर एक सेक्टर इसे ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें है कि एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट गवर्नमेंट एक लेके आए, सो दैट एवरीबडी कैन अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यही मेरा कहना है। जी जी प्रिया जी, बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों इस विषय को समझना भी। आज एक हमने एक आयाम क्रिएट किया है, और ये आयाम आप सभी तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप अपने मन में सोचे। और ये आयाम सिर्फ इतना नहीं है कि योग का आर्थिक परिवेश क्या है, योग का राजनीतिक परिवेश क्या है, योग का सामाजिक एस्पेक्ट क्या है, योग का मनोवैज्ञानिक प्रादुर्भाव क्या है। अब तो ये भी है कि हमें इन माध्यमों से हमारे क्षेत्र को क्या क्या नुकसान है, हमारे क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे क्षेत्र में क्या क्या थ्रेट्स है। यानी हम योग शिक्षकों को, हम योग छात्रों को स्वॉट एनालिसिस करने का समय आ चुका है। और ये स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी के आधार पे ही सुसंगमित हो सकेंगी। ऐसे में स्वॉट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एक और बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है एक नियामक संस्था का।
इरडा, आप सेल की बात कर लीजिए, इरडा की बात कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स को जो रेगुलेट करते हैं इन संस्थाओं के विषय में, या कॉल्स को जो रेगुलेट करते हैं इन संस्थाओं के विषय में एक व्यापक संस्थागत नियम सरकार बनाती रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नियम की आवश्यकता है वो योग क्षेत्र में भी जान फूंक देगा, क्योंकि अभी 4 बिलियन की इकोनॉमी है, और इस बात को मैं बहुत दावे के साथ कर सकता हूं कि 40 बिलियन की इकोनॉमी होने में इससे ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड बनने जा रही है। ऐसे में नियामक संस्था का होना क्या योग के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट है? इस विषय के लिए हम आदरणीय नवीन जी के पास चलेंगे। नवीन जी, नियामक संस्था की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक विशेष क्षेत्र की जो नियमित कर सके किसी किसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक संविदाओं को, या फिर ऐसे क्षेत्र को जो वास्तविक स्वरूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं एक शिक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पे, या फिर एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से समाज के ऊपर, या फिर राजनीतिक एस्पेक्ट में आपके पूरे समाज के ऊपर में, तो ऐसे में नियामक संस्था का क्या प्रयोग है आदरणीय नवीन जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर कि आज इस तरह का मंचन आपने रखा है जिसमें काफ़ी यंगस्टर्स को देखने का मौका मिला है, और शायद आगे के कार्यक्रमों में हम इन्हें देखें भी। और जहाँ तक आप बात आपके प्रश्नों पे आता हूँ कि नियामक संस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक मुहिम ही योग शिक्षक संघ की तरफ से चलाई ही जा रही है, जिसे योग क्रांति का नाम दिया गया है। हम लोग रेगुलेशन बॉडी की मांग कर रहे हैं। अगर देखिए कोई भी चीज या कोई भी संस्था या कोई भी रेगुलेशन बनती है या कोई भी विषय आपके समक्ष आती है, अगर उसमें रेगुलेशन का ना होना तो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। उसका डायरेक्शन हमेशा मल्टी डायरेक्शन में होता है। उसका कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स होता कि हाँ वो किस डायरेक्शन। सपोज जब मैं एक एग्जांपल के तौर पे पेश करना चाहूंगा, सपोज हम कोई कार में बैठे हैं और उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हो कि वो किधर जाएगा, और उसके उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेयरिंग ना हो, तो अब वो कभी भी आपके अपने डायरेक्शन में नहीं चलेगी। वो या तो आपको किसी दाई खाई में लेकर जाके गिराएगी, या तो कहीं बाई खाई में लेकर जाके गिराएगी। तो कहीं ना कहीं ये होगी कि वो आपको खाई में गिराएगी ही गिराएगी। सेम चीजें हमारे योग की भी अगर बात करें, जैसा कि मैं सारे लोगों को सुन रहा था, हर एक ने अपने अपने पॉइंट्स रखे यहाँ पे। अगर नियामक बॉडी नहीं होती है तो किसी भी बिंदु पे हम जो आगे प्रोग्रेस क्षमता हमारी है, योग की जहाँ तक राजनीतिकरण की बात हुई, योग को विद्या की बात हुई, योग की इकोनॉमिक्स के लेकर बात कर रहे थे, योग में विधाओं को लेकर बात कर रहे थे, योग में छात्र संबंध को लेकर बात कर रहे थे, ऐसी कई सारी चीजें निकल कर आई। तो अगर नियामक बॉडी नहीं होती है तो आप डायरेक्शन लेकर कहाँ जाएंगे? अगर नहीं लेकर जाएंगे, तो अगर कहीं भी कोई लूप होल होती है, तो हमारी जैसे अगर राजनीतिक उसका फायदा उठाया जाता है, अगर इकोनॉमिक्स की बात अगर आप कर रहे हैं उसका इकोनॉमिकल फायदा उठाया जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि योग माफिया जम आता है, और फिर अपनी ब्रांडिंग्स की चीजों पे लोग आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों में यही होती है कि नियामक बॉडी अगर आपके पास नहीं है, अगर नियामक बॉडी अगर होती, तो इन चीजों में क्या होती, लगाम लग जाती। चाहे उसका राजनीतिक परिवेश होता, छात्र के तौर पे होता, इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर होता, या विद्यार्थियों के फ्रंट पे होता, हम कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में होते जहां पे हम ये डिसाइड कर पाते कि हाँ इस चीजों को इस डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ना है, इसकी जर्नी भी होती। लेकिन अभी देखिए, योग जब आया हमारे समाज में वो गुरु शिष्य परंपरा से आया, फिर इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुआ, योग माफियाजम आया है। धीरे धीरे जो छात्र की जैसे बात कर रहे थे प्रशांत सर और वंदना मैम कर रहे थे कि लर्निंग चीजें आनी चाहिए, लर्निंग की जो पद्धति होती है कहीं ना कहीं वो लयबद्ध आपका टूटता दिख रहा है आज के दौर पे, कि कुछ भी चीजें इसमें चली आती हैं, नए नए पैटर्न बन जाते हैं, बियर योगा बन जाता है, और ऐसी कई सारी चीजें आपकी बन जाती। अगर रेगुलेशन बॉडी होती, हम बाहर देश की बात ना करें, हमारे योग को हमारे कंट्री से लिया, बाहर की कंट्रियों ने उस चीज को सिर्फ समझा है, अभी उन्हें समझ में भी नहीं आया है अभी ये। अगर आप देखें कि योग हमारा कल्चर है, बाहर के जितने भी कंट्री हैं बस थोड़ी सी चीजें समझी हैं, वो 200 घंटे या 400 घंटों में आप योग को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे ये ऋषियों की बहुत लाखों समय की तपस्या है, और इसको 2 दिन में या 1 महीने में तो हम समझ नहीं सकते ना। लेकिन अब है कि इसका राजनीतिकरण भी होना शुरू हो गया है वोट बैंकिंग के तौर पे। कुछ संस्थाएं हैं जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के तौर पे इसे देखती है। अगर नियामक बॉडी होती तो जितनी भी परिविधाएं या जितनी भी व्याधियां हमारे साथ आ रही होती, इस पे नियंत्रण लग पाता। और मेरा तो देवन से जिस समय से हम लोगों ने ये चीज की, तब से ये जोर लगा रहे हैं कि नहीं, एक रेगुलेशन बॉडी की आनी बहुत जरूरी है। और आज देखिए यंगस्टर्स लोग हैं हमारे साथ, सभी लोग छात्र हैं, अपने अपने जीवन में कोई कुछ ना कुछ अपनी सेंटर्स को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर वो कैरियर भी अपनाते हैं कल के डेट में, अगर इनमें अच्छी चीजें, क्योंकि योग
उन्होंने अपनाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा है। अगर मैं भी आज अगर नया हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं न्यू कोई कवर हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे और मुझे योग बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे अपना लेता हूँ, लेकिन क्या अर्थतंत्र है जहाँ पे आपको अपनी जीविका भी चलानी है, आपको अपना फैमिली भी देखना है, उसके लिए जब योग इंडस्ट्री में भी कन्वर्ट किया, अगर रेगुलेशन नहीं होगी, धीरे धीरे चीजें क्या होगी, वो ऐसे तंत्र में मैं फंसता चला जाऊंगा जहां से कि मेरा जो अपना व्यक्तित्व का विकास तो हो रहा है मैं अपने लेवल पे, लेकिन हमारा जो अर्थतंत्र का जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नीचे की डाउन होता जाता है। फिर मेरा क्या होता है कि हम इस जो अभी जो चीजें हमें अच्छी लग रही थी, हम उनमें ही नुक्स निकालनी शुरू करते हैं, और हम कुठाराघात भी किस पे करते हैं, जो अपने लोग होते हैं। कहते हैं ना कि फैमिली में कभी एक दूसरे पे कुठारा अपनों के लिए नहीं किया जाता है, कभी कि गलतियां होती है उसको सुधार की जाती है, और सुधार करने के लिए क्या होता है, हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर कोई गार्जियन होता है जो कि अपने बताते हैं कि हाँ इस हमारी फैमिली ऐसी है, हमारे ये कल्चर है, इस तरह से चलो, ये हमारी फैमिली। तो सेम चीज अगर अब योग भी अगर इंडस्ट्री में आया है, कन्वर्ट हुआ है, तो नियामक बॉडी अगर नहीं होगी तो मैं जैसे पहले कहा था, ये अनियंत्रित हो जाएगी, फिर इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा। और अगर डायरेक्शन फिक्स कहीं नहीं होगा तो आप चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर लें, चाहे पॉलिटिकल माइलेज लोग लेंगे, और इसका विकृत ही स्वरूप देखने को मिलेगा। इसका सार्थक स्वरूप जो आज के डेट में हम लोग ग्रहण करते आ रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, जो आगे आने वाली जनरेशन है। शायद हम लोग को तो सौभाग्य प्राप्त है कि चलो अभी तक इसका जो स्वरूप है अथा संभव बहुत ही अच्छा है जिसमें लोग, लेकिन अगर इस तरह का जिस तरह की व्याधियां अभी आ रही है मार्केट में, या आप देखें दूसरे देशों के द्वारा चलाई जा रही, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विकृत हो जाएंगी, और जिसमें कि हम आगे वाली जनरेशन को ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ योग हमारा ऐसा था। ये चीजें हमें संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और धरोहर को ऐसे बिखेरा नहीं जाता। तो इसके लिए नियामक बॉडी का बहुत ही आवश्यकता है आज के डेट में, और रेगुलेशन बॉडी बननी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने भी एक मुहिम छोड़ी थी जिसमें कि 5 पॉइंट्स भी रखे हैं। आगे इसके बाद भी हम एक बड़ी मुहिम के तौर पे जितनी भी संस्थाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको जोड़ रहे हैं, इवन इंडिया से बाहर की भी जो संस्थाएं उनको भी जोड़ रहे हैं, और इस पे एक बहुत ही कारगर उपाय और बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नियामक बॉडी तो बहुत ही जरूरी है शिवम। जी जी, वास्तव में जैसा आपने विवेचित किया आदरणीय नवीन जी की, वास्तव में हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि नियामकता आपको अनुशासित करती है। और बहुत ही गजब का एक शाब्दिक मेरे को विवेचन याद आ रहा है जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने अपनी किताब में लिखा है कि जहां पे नियम नहीं है वहां पे अनुशासन नहीं है, जहां पे नियम नहीं है वहां अनुशासन नहीं है, और वहां उस अनुशासन रहित समाज में आपका ऊपर उठ पाना बड़ा मुश्किल है। ये जॉन लॉक ने अपने एक किताब में लिखा है। और ऐसा ही मुझे लगता है कि हम योग शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि हमें अपने नियमों से संबंधित चीजों को, हमारी एक नियामक संस्था हमें बहुत आगे ले चलेगी। चलिए फटाफट एक क्विक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, वन बाय वन मैं सबका नाम लेते जाऊंगा। ये प्रश्न है मेरा मित्रों आपसे, योग का एक भावी छात्र जो योग के क्षेत्र में आना चाहता हो, उसके लिए क्या संदेश है आप यंगस्टर्स का, जो अभी नए नए छात्र हैं या नए नए तरीके से सीखते जा रहे हैं, या नए शिक्षक हैं, या फिर कह लीजिए कि युवा हैं, युवाओं के तौर पे जो भावी बच्चे हैं, जो भावी लोग हैं, या जो जिन्होंने अभी अभी क्षेत्र ज्वाइन किया है, ऐसे में आपका क्या संदेश है, कैसा महसूस करते हैं आप? वंदना जी से शुरुआत करेंगे। वंदना जी, क्या संदेश होगा भारत के उन लाखों करोड़ों युवाओं का जो योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा वंदना जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जो आज का यूथ है उसके लिए मैं संदेश देना चाहूंगी आपके मंच पर। तो एक तो सबसे पहले कि तत्व जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, रियलिटी को समझें, उसको जानें, उससे अनजान ना हो, और अपने जो भाव है, विचार है और रिएक्शंस हैं उसको जानते हुए ही सम्मुख सामने प्रस्तुत करें, किसी के भी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अपने आप को कभी नजरअंदाज ना करें। आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक ईश्वर के अंदर है। ईश्वर का रूप आप में वास करता है, तो उसको पहचाने, रियलिटी को पहचाने। जी जी जी, बिल्कुल। तुरंत यही प्रश्न अर्चना पटेल से। अर्चना पटेल, क्या संदेश है आपका भारत के भावी युवाओं के लिए? हाँ जी बिल्कुल सर। सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि योग को मतलब आजकल तो हम लोग प्रोफेशन से जोड़ के देखते हैं, लेकिन वैसे तो योग पहले एक साधना ही थी। तो मन शुद्ध विचार शुद्ध करके इस फील्ड में आए, शून्य से शिखर तक का सफर खुद भी तय करें, दूसरों को भी तय कराएं, और
खुद भी स्वस्थ हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। बस। बहुत 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 ही अच्छा। तुरंत यही प्रश्न अनुकृति शर्मा से। अनुकृति शर्मा, वास्तविक विवेचन दीजिए थोड़ी प्रगाढ़ता के साथ में, क्या है जो योग के क्षेत्र में है यूनिक, जो बच्चों को लेके आए और आके इसी का होगी? क्योंकि मैंने एक चीज तो महसूस की है, आप किसी भी क्षेत्र से आइए और यदि आप योग में गलती से भी आ गए तो आप आजीवन योग छोड़ नहीं सकते। ये बामुश्किल, भले आप 2 महीने 3 महीने साल भर 2 साल छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको योग खींच के ले आएगा। चलो भाई कहाँ थे, आ जाओ इस क्षेत्र में। तो क्या है इतने खतरनाक क्षेत्र में आने के लिए आप प्रेरित करेंगी बच्चों को किन शब्दों के माध्यम से? शब्द श्रृंखला अनुकृति शर्मा। जी सर, मैं अपना जवाब अवश्य दूंगी और सबसे पहले मैं आप ही की बात को दोबारा दोहराऊंगी। बिल्कुल सही बोला आपने। एक बार जो शिष्य योग की दिशा में मुड़ गया, वो 2 महीना छोड़ दे, 2 साल छोड़ दे, वापस जरूर आता है और आजीवन योग को नहीं छोड़ सकता। ये आज जो आपने बात बोली है, सच बोली है, ये टाइम टेस्टेड है और ये मेरे साथ हुआ है। मैं उन छात्रों में से थी जो कभी भी योग की तरफ प्रेरित नहीं थी, हमेशा जिम, एक्सरसाइज, ये कार्डियो, लेकिन अपनी जिंदगी में जिस पड़ाव पे आके मैंने योग में एंट्री ली, उसके बाद से लेके आज तक मैं छोड़ नहीं पाई और आजीवन कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। ये डिसीजन मैं ले चुकी हूँ। तो आने वाले छात्रों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि योग के छात्र या फिर शिक्षक बनने से पहले अपनी आइडेंटिटी को सही तरीके से, सही मायने में पहचान ले। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, और आपके मन में ये जो विचार दौड़ते रहते हैं, इन विचारों से भी कभी भी अपनी आइडेंटिटी को आप लोग मत जोड़िएगा। हमेशा अपने अंदर झांक कर अपनी चेतना को पहचानिए। इस चेतना में अपार शक्ति है, इतना ज्यादा आत्मविश्वास आप लोगों में भरा हुआ है। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में पूर्ण हैं। अपने आत्मविश्वास को कभी मत भूलिए और आत्मविश्वास के साथ साथ जिंदगी भर छात्र बने रहिए, विद्यार्थी बने रहिए। जिस दिन आपको लग जाए कि आज आप विद्यार्थी नहीं, आप शिक्षक बन चुके हैं, उस दिन आपकी योग की ये जो जर्नी है समाप्त हो जाएगी। तो योग में आगे बढ़ना है तो बेझिझक, बेतोड़ मेहनत करिए, छात्र बने रहिए। जितने बढ़िया छात्र आप बनेंगे, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया शिक्षक आप बन पाएंगे। तो छात्र बनना कभी ना छोड़ें और अपने आत्मविश्वास को, अपनी चेतना को कभी ना भूलें। अच्छे इंसान बने रहिए, लोग स्वयं आपके पास आते जाएंगे। यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वास्तविक विवेचन है। ऐसे में प्रिया जी की क्या उत्प्रेक्षाएं हैं? प्रिया जी, क्या है जो आपको प्रेरित करता है छात्रीय जीवन बनने के लिए? उन युवाओं को आप आकर्षित करने के लिए बोलना चाहेंगी, एक युवा छात्र होते हुए, एक युवा शिक्षिका होते हुए? प्रिया जी। जी सर, इसमें सर सबसे पहले मैं ये चैलेंज लेके आना चाहूंगी कि है ना, जितने भी छात्र होते हैं, स्पेशली युवा छात्र होते हैं, उनके लिए सबसे चैलेंजिंग होता है सोशल डिलेमा। बिकॉज उनका एक माइंड फोकस रहता है कि नहीं, योग नहीं है आपके लिए, मतलब स्पेशली युवा के लिए नहीं है। जो लोग जुड़ते हैं, अगर उनको कुछ व्याधि या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग जुड़ते हैं, या फिर बूढ़े लोग जुड़ते हैं, या फिर एक योगी जुड़ता है कि भाई माउंटेन पे चले जाए, साधना करे। नहीं, ये योग है, दिस इज अ लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन। तो अगर आप युवा ये बॉन्ड तोड़ के, अगर आपका मन है इसमें आने का और अगर आप जुड़ते हैं, तो आप क्या क्या पाएंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप योग से जुड़ते हैं तो आप फिजिकली फिट होते हैं, आप मेंटली फिट होते हैं, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जिस भी कैरियर में है, जिस भी लाइन में है, आप अपना बेस्ट देंगे। आप यू विल ब्रिंग आउट बेस्ट विद इन योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि योग केवल साधक के लिए है, आप सब योग में जुड़ सकते हैं। योग के जितने भी अंग होते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी शिक्षा ले सकते हो। एक बार जब आप इसमें आ गए, आप बिल्कुल इससे ना हट पाएंगे, ना निकल पाएंगे। जी सर। बिल्कुल, ये ही बात मैं एक और युवा छात्रा शिवम तोमर से पूछना चाहूंगा। बताओ बेटा, क्या है ऐसा जो आने वाले उन छात्र, उन कन्याओं के लिए स्पेशली बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो ना केवल लड़के अपितु लड़कियां झेलती हैं। योग के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनको लेके बच्चियां परेशान हो जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे प्रासंगिकताओं के लिए क्या है जो आप देना चाहेंगे उन बच्चों को आमंत्रित करने के लिए अपने इस भावी क्षेत्र में? सबसे पहले तो सर मैं वही सबने जो बोला उसका ही निचोड़ एक देना चाहूंगी कि देखिए,
योग से पहले तो आप अपने आप को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बोला कि आजीवन एक तो आपको स्टूडेंट बने रहना है। अगर आप आना चाहते हैं योग में, तो सबसे पहले तो पहले खुद से शुरू करिए, क्योंकि आप तभी उसका सार समझ पाएँगे। तो अपने आप से शुरू करिए। जब आप अपने आप से शुरू करेंगे तो आप पाएँगे कि आपके ही शरीर पर, मतलब आप अपने शरीर को कभी इतना समझ ही नहीं पाए थे जितना अब समझ पा रहे हैं। आप आपकी हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट को आपके इम्प्रूव करेगा योग। चाहे आपकी थिंकिंग पावर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग हो, या फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का एक स्टेज पे, एक मंच पे, वो आपको आप में वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है योग। तो हर एस्पेक्ट में आपकी हर, जैसे प्रिया ने बोला कि आपकी लाइफ की, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके हर एस्पेक्ट को ये इम्प्रूव करता है। तो पहले तो आप अपने ऊपर काम करिए, फिर उनके लिए जो योग शिक्षक के रूप में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप आइए, आपके अपने बलबूते पर आइए, क्योंकि अभी तो जैसे नवीन सर ने बोला कि रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, और हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की अ, तरफ से कोई सच चीजें नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जहां पर टैलेंट होता है वहां पर अपॉर्चुनिटी अपने आप निकल आती है। तो आप आइए, जरूर आइए, आप अपने आप को सही कीजिए, जैसे अर्चना जी ने बोला, अपने आप को सही करिए, लोगों को सही करिए। और मैं अपने युवाओं, जो हमारे युवा दर्शक हैं इस टाइम में, उन लोगों से, अगर आप योग से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज आइए एक बार, आप जुड़िए और आप देखिए, जो आप देखेंगे, जो आप पाएंगे, आई कैन अश्योर यू कि आप सही में योग्य होकर रह जाएंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि ट्राई जरूर करिए कि योग है क्या, एक बार देखिए जरूर, अपनी क्यूरियोसिटी को जरूर देखना कि योग है क्या अपने लाइफ में, एक बार ट्राई करके, एंड यू विल नो कि क्या है योग, और उसके बाद आपको आंसर मेरे ख्याल से खुद ही मिल जाएगा। बहुत ही वास्तविक विवेचन किया आपने। एक बात जो हमें हमेशा से परेशान करेगी वो है बच्चियों के साथ में होने वाली तमाम उन दिक्कतों को, और ऐसा ना केवल बच्चियों के साथ, अभी तो बच्चों के साथ में भी है कि, और या फिर अन्य विषयों वालों के साथ में भी है। कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई साइंस से है। ऐसे में योग जैसी संस्कृत निष्ठ विधा में आना, कई बार भाषा शैली से संबंधित भी परेशानियां आती हैं। तो इन तमाम दिक्कतों को झेलते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे में हमारे साथ में भूतपूर्व इंजीनियर और बहुत प्रखर इंजीनियर के तौर पे स्थापित हो चुके प्रशांत सर भी हैं, जो आजकल लखनऊ के बहुत ही फेमस योग गुरुओं में से एक है। प्रशांत सर, आप क्या उन बच्चों को बुलाना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या क्या ऐसा है जो उन बच्चों को आकर्षित करे आपके इस क्षेत्र में? आदरणीय प्रशांत सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि योग के लिए किसी क्षेत्र से भी हो आप, अगर योग में आते हैं तो हर क्षेत्र के लोग, किसी भी क्षेत्र को, जैसे मैं इंजीनियर था तो उसमें क्षेत्र में आने पे मैं इसमें भी अच्छा कर पा रहा हूँ। मेरे जो ड्रीम्स थे वो बहुत ही कम समय में पूरे होते, जो मैं सोचता था कि 10 साल में पूरे होंगे तो मैं 2 साल में पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये कि किसी भी फील्ड के हैं और अगर आप योग के फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति योग को अपना सकता है। योग की इतनी ढेर सारी विधाएं हैं, मंत्र योग, ज्ञान योग, लय योग, भक्ति योग, कुछ भी, कोई भी विधा पकड़ लीजिए, अष्टांग योग, हठ योग, कोई भी विधा ले लीजिए। अगर आप इसका पालन करते हैं अनुशासन के साथ तो निश्चित ही आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होगा, आपकी आद व्याध उपाधियां भी ठीक होंगी, और मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, सब कुछ डेवलप होगा, अच्छा होगा। और कैरियर अगर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि योग विद्या योगेन रचते, एक सूत्र है चाणक्य जी का, विद्या योगेन रचते। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें विद्या की आवश्यकता होती है, जो विनम्रता के साथ साथ शिक्षा भी देती। शिक्षा विद्या में सम्मिलित है। तो विद्या योगेन रचते, विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, उसकी रक्षा करने के लिए आपको योग अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान योग खुद में योग है। तो अगर आप योग के फील्ड में आते हैं तो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप निश्चित ही अच्छा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको जन्म के पहले से भी सीख सकते हैं, गर्भ में सीख सकते हैं योग। मैं आपको इसका अनुभव, अगर आप देखना चाहें कभी तो लखनऊ आके या कहीं पे भी आके हमसे मिलकर देख सकते हैं कि जन्म से पहले मेरे यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चे योग की विद्या जानते हैं, योग के नाम से योग का अभ्यास करने लगते हैं। तो आप सभी आके उसको देख सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ तक कि 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, जो पार्किंसन डिसीज से पीड़ित व्यक्ति हुए हैं,
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से मैंने इसको ठीक करवा के लगभग और उनका जो है सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हूँ। तो आप सभी किसी भी उम्र के लोग, किसी जन्म से पहले से आप इसका प्रारंभ करवा सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और आप लोग अगर जानना चाहें तो गर्भ में संस्कार कराए जाते हैं, अग्नियों के बारे में जानते हैं, तो इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं। किसी भी उम्र से सीखिए और सीखते रहिए, योग में आगे जुड़ते रहिए, लोगों को आमंत्रित करते रहिए। जितने ज्यादा लोग आप योग से जुड़ेंगे उतनी आपकी आध्यात्मिक शक्तियां, उतनी आपकी आर्थिक शक्ति, कोई भी फील्ड की जो शक्ति हो, जन संपर्क से जन क्रांति होती है, किसी भी प्रकार की क्रांति होती है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे आर्थिक हो। आपको अगर अर्निंग भी करनी है, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतनी ज्यादा अच्छी नेटवर्किंग से उतनी अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे। तो कैरियर के रूप में भी मैं बताऊंगा, अध्यात्म के रूप में बताऊंगा, शिक्षा के रूप में बताऊंगा, मैं विद्या के रूप में बताऊंगा। किसी भी रूप में अगर आप योग को अपनाते हैं तो योग के हो जाते हैं, ये वास्तविकता है। और मैं भी योग का हो गया हूँ और पूरी तरीके से योग में इस समय समर्पित हो गया हूँ और योग करने के मुझे बहुत अच्छा लगता है, योग मेरा जीवन हो गया है। तो आप भी आइए, योग को अपनाइए और 1 महीने आप इसका ट्रायल लेके देखिए, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। ये इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर आप अच्छे विधाओं से, अच्छे से लगन और जुनून के साथ अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, जो जब दिशा मिल जाती है तो वो सही दिशा में, सही जगह पे पहुंचती है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग को साधन के रूप में प्रयोग करिए, योग को साधना के रूप में प्रयोग करिए और जीवन में अपने पथ पर आगे बढ़ते जाइए। ये विवेचन जो है ये स्थापित करता है वास्तव में कि योग एक वास्तविक महात्म्य को प्राप्त किया हुआ चीज है। एक जो विशेष विवेचन हमेशा से रहा है, एक न केवल अध्यापक के तौर पे अपितु एक छात्र के तौर पे भी, जो मुझे लगता है कि हमेशा से हम सभी को आगे बढ़ाता है, वो ये है कि एक कहावत है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कर्माणि प्रवर्तते न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं प्रवेश करता है, उसके लिए भी कुछ तो उद्यम करना पड़ता है और ये उद्यम आपको बहुत आगे लेके जाता है। ऐसे में आप एक बात जान लीजिए, एक विशेष विवेचना जो हमेशा से हम सभी के मन में रही है, वो ये है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुहां मुख्याति गृह्यति। यानी आप कुछ लेना देना, खाना खिलाना, रहस्य बताना, ये सब अलग चीज है। भुक्ते भोजते चव षड्वित प्रतिलक्षणम, यानी आप क्या करते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है दैट्स एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग। तो मित्रों, ये है एक विवेचन। ऐसे में हमें एक और बात जो हमें आदरणीय नवीन जी से जाननी है, वो ये है कि सर क्या है ऐसा जो एक अध्यापक होते हुए आप ऐसा महसूस करते हैं, एक लाइफ ट्रेनर होते हुए, एक लाइफ कोच होते हुए आप महसूस करते हैं कि भावी बच्चों को जानना चाहिए। आदरणीय नवीन सर। देखिए, मैं जहाँ तक योग में आप कह रहे हैं मुझे कि जहाँ तक जितनी भी चीज़ों को मैंने सुना, लगभग लोगों ने बता ही दिया है। मेरे लिए कहने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि योग में जब आप एक छात्र के तौर पे इंटर करते हैं, तो या आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वो एक ट्रू वैल्यू होती है। अगर आप ट्रू वैल्यू में उस चीज को निर्वहन करते हैं, तब हम ट्रू चीजें प्राप्त कर पाते हैं। अगर एक शिक्षक है, अगर वो सही जानकारी दे रहा है, तो ही वो एक सही शिक्षक है। एक स्टूडेंट है, अगर वो चीजों को सही रूप में ग्रहण कर रहा है, तभी वो एक स्टूडेंट है। तो योगा इन ट्रू फॉर्म, ये आज के डेट में मेरा मैसेज यही रहेगा कि योगा इन ट्रू फॉर्म, ये योगा इन ट्रू फॉर्म को ही आगे लेके चला जाए, जिससे कि हमारे समाज का कल्याण, हमारे जितनी भी संस्थाएं उनका कल्याण, विश्व कल्याण निहित है इसमें। तो योगा इन ट्रू फॉर्म अगर आ जाता है हमारे जिंदगी में या हमारे जीवन में, किसी की भी जिंदगी में अगर योगा इन ट्रू फॉर्म किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर ये फॉर्म आपके पास आ गया, तो ये निहित है कि आपका जीवन सार्थक होगा। और एक शिक्षक और छात्र के संबंध में भी यही चीजें हैं कि अगर योगा इन ट्रू फॉर्म में ही लेकर चलें और इसी चीज को आगे हम बढ़ाएं, ना कि हम व्याधियों को लेकर आगे बढ़ें। योगा इन ट्रू फॉर्म, ये मेरा आज का संदेश है कि योगा इन ट्रू फॉर्म को लेकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत आभार आदरणीय नवीन सर और आदरणीय सभी जो आज एक वरेण्यम स्तुति को आपने प्रस्तुत करा है, यानी एक ऐसे जो एक चरैवेति फॉर्मूले को आपने प्रस्तुत करा है। ये हमें ये प्रदर्शित करता है मित्रों की योग अपितु इनफैक्ट जीवन जीने की कला, अपितु आप उसे कह सकते हैं मानसिक प्रविधा, अपितु ये कह सकते हैं नैसर्गिक प्रविधा, अपितु ये कह सकते हैं सांसारिक प्रविधा, अपितु ये कह सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक प्रविधा। ये एक ऐसी प्रविधा है जो आपको जीवन की एक अन्यत्र संयमित अवस्था में पहुंचा देगी। आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी परेशानी से हैं, किसी भी व्यथा से हैं, किसी भी दर्द से हैं, किसी भी कष्ट क्लेश कलमश कसाय दोष दुर्गुण अवगुण किसी से भी हैं,
ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे स्थापित करती है जो जीवन में आपके लिए बहुत ही उत्तरदायी होगा। योग शिक्षक संघ हमेशा आपके बीच में मंथन करता रहेगा, ना केवल समाजवाद, ना केवल राजनीतिवाद, ना केवल भाई भतीजावाद, अपितु ये आर्थिक, प्रासंगिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक तमाम उन विषयों पे मंथन करता रहेगा और कठिन से कठिन, कटु से कटु प्रश्नों को आपके द्वारा ही, आपसे ही पूछ के, आपसे ही समाधान लेके और आपके बीच में ही स्थापित कर देगा। क्योंकि योग शिक्षक आपसे, आपके बीच में ही रहेगा। तो आज योग मंथन कार्यक्रम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर चुका है संभवतः, और मुझे लगता है कि इस मंथन के कार्य, इस मंथन के हम सभी ने वो प्राप्त किया है जो हमें प्राप्त करना चाहिए था। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तमाम जनता जो योग से संबंधित है उनका मैं बहुत बहुत आभार, शुक्रगुजार हूं। और ऐसे ही आप बने रहिए हमारे योग मंथन कार्यक्रम के साथ। हर रविवार, संभवतः एक आध रविवार कभी छूट गया हो तो अलग बात है, लेकिन आगामी हर रविवार को हम आपके साथ में बने रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी हमारे पैनलिस्ट मेंबर्स का, आदरणीय नवीन जी, आदरणीय प्रशांत जी, शिवम जी, प्रिया जी, अनुकृति जी और अर्चना जी, वंदना जी, सभी लोगों का जो आज एक युवा के तौर पर स्थापित हुए हमारे इस योग मंथन कार्यक्रम में और योग मंथन को एक नई ऊंचाई देने में हमारा सहयोग किया है। मित्रों, मैं शिवम मिश्रा आप सभी से लेता हूं विदा और फिर मिलेंगे अगले रविवार को, जिसमें हम समझेंगे कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं और क्या योग मंथन कार्यक्रम अपनी मंथनता को वापस लेके चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, या फिर कुछ नए विषयों पे कलुषित टिप्पणियां करना हमें आवश्यक प्रतीत होता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद आप सर, सभी को धन्यवाद।